नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सारन इंडिया। आप सभी का आज की चर्चा एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज जानेंगे अंग्रेज भारत क्यों आए थे। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं बलराम सर और मैं हूं रंजीत। तो आज सर से हम पूछेंगे कि अंग्रेज भारत क्यों आए थे और भारत आए अंग्रेज तो मतलब किस तरह से काम किया, किस तरह से कार्य सब किए, ये सब के बारे में हम जानेंगे सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये अंग्रेज लोग जो भारत आए तो क्यों आए, और फ्रांसीसी भी आए थे भारत, डच भी भारत आए थे, तो ये लोग जब भारत आए तो किस तरह से काम किए और किस तरह से भारत को अपना गुलाम बनाया, ये सब। जी 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 सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। और आज के एपिसोड में फिर से हम लोग वापस आए हैं और फिर से एक नए चर्चा के रूप में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है रंजीत सर ने कि हम जो समझ रहे हैं, जो मेन चीज़ें हैं कि आखिर ये लोग भारत आए क्यों, और जब भारत आए तो किस तरीके से यहाँ के चीज़ों को हड़पा, लूटा और फिर कैसे व्यापार कंट्रोल किया, देश को पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था अपने अंदर ले लिया, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है। हालांकि मैं बहुत कम शब्दों में इसका जवाब देना चाहूँगा, लेकिन ये जो हमारा एपिसोड है ये पूरा का पूरा आधुनिक भारत पर बेस्ड है। जो आने वाली वीडियोज में आपको पूरा क्लियरिटी समझ आएगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश को एक पर एक आगे चलते चलते पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हमारे देश की पहले की व्यवस्था क्या थी, अंग्रेज़ आए तो क्या क्या परिवर्तन हुए, और फिर अंग्रेज़ चले गए तो क्या हुआ। हम लोग पूरा चीज़ों को समझेंगे, है ना, पूरा चीज़ को समझेंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेज लोग भारत क्यों आया था, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग जैसे कल के वीडियोज में बात किए थे कि 1750 तक भारत में कई राज्य बन चुके थे, जिसमें 2 राज्यों की परंपराएं थी। एक वो राज्य थे जो मुगल के उत्तराधिकार के रूप में थे, यानी मुगल से कट कर बने थे। जैसे मान लीजिए कि कोई मुगल में एक सेनापति है, ठीक है, बड़ा सेनापति है, और वो सेनापति हैदराबाद का है, तो वो हैदराबाद चले गए और वहीं के अपने आप को शासन व्यवस्था के लिए खुद को राजा घोषित कर दिया कि अब मैं हैदराबाद का निज़ाम बोलते थे उसे, तो निज़ाम खुद को घोषित कर देते थे। उसी तरीके से कई राज्यों में और कई इलाकों में ऐसे निर्माण हुए जहाँ पर मुगलों के उत्तराधिकार ही शासन व्यवस्था को चलाया और अपने आप को निज़ाम या राजा कहिए, जो भी कहिए, घोषित कर लिया। तो ये तो थी भारत की राजनीतिक दशा। लेकिन हम जब बात आज यूरोप की कर रहे हैं, यूरोपीय महादेश की कर रहे हैं, और यूरोपीय महादेश के ही ये सारे देश हैं जो फ्रांसीसी हैं, डच हैं, अंग्रेजी लोग हैं, ये सारे के सारे यूरोप के हैं। जिस तरह से एशिया एक महादेश है, उसी तरह से एक यूरोप महादेश है। अच्छा, और यूरोप, हाँ, ये सब मतलब यूरोप का हुआ। हाँ, ये यूरोपीय महादेश के हुए। और यूरोपीय महादेश में जो 15वीं शताब्दी का साल है, जो 1400 से 1500 ईस्वी तक के 100 सालों का जो साल है, उसे बेसिकली पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में बेसिकली हुआ ये कि नए नए खोज और आविष्कार शुरू हुए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में बनने शुरू हुए। जैसे कि अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण काल में जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया कि समुद्री यात्राएं शुरू हुई। लोग एक दूसरे देशों में जाने लगे, वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें लेकर आने लगे, व्यापार करने लगे। तो सबसे समुद्र के मार्ग से होते हुए एक दूसरे देश से कनेक्ट करने लगे, हाँ, व्यापार होने लगे। तो उसी तरीके से जो मेन चीज़ें हुई, यूरोपीय पुनर्जागरण का परिणाम ये निकला कि अब दूसरे देशों से व्यापार होने लगा। तो सबसे पहले 1492 में जो कोलंबस है वो अमेरिका जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ की स्थिति को समझते हैं, और समझने के बाद वो किताब भी लिखते हैं, और जो चीज़ें लिखते हैं वो बाद में यूरोप वासियों को पता चलता है कि हमारे कंट्री के अलावा एक और भी कंट्री जो है, जो इस समुद्री यात्रा से होकर हम गुजर सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ से अपने व्यापार मतलब अपनी संसाधनों, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, आभूषण की चीज़ें हैं, वो मैं वहाँ से भी यहाँ ला सकता हूँ। ये उसे समझ आता है। तो सबसे पहले अमेरिका में गए। 1498 में जो वास्को डी गामा है वो भारत आए, और भारत आए तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि मसाले, कपड़े, दुनिया में कपड़ा जो है सो भारत एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, मतलब दुनिया को कपड़ा भेजता था। दुनिया में नंबर 1 था इंडिया कपड़ा भेजने के मामले में। जब मुगल साम्राज्य थे या मध्यकालीन भारत था, उस वक्त दुनिया में नंबर 1 था। यानी यहाँ हमारे भारत में पहले जो था तो कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा था, जो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता था हम अपने देश से दूसरे देश में, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, और मसालों का भी।
तो ये जो वास्को डी गामा भारत आए, तो वो भारत आए और तो सबसे पहले वो दक्षिणी भारत के एक छोर पर भारत उतरे और हाँ कालीपक्कम में वो भारत आए। और कालीपक्कम में जब भारत आए तो वहाँ से कुछ केरल से वो सामान में मसाला वसाला खरीद कर ले गए। और जब वो ले गए वहाँ पर, तो वो जितने दामों में यहाँ पर ख़रीदा था, मान लीजिए कि 1 रुपया में यहाँ पर ख़रीदा था, तो वो यूरोप जाकर 60 रुपये में इस चीज़ को बेचा। मतलब डायरेक्ट 60 गुना दामों में वो बेचा। देख रहे हैं कितना गुना, मतलब हाँ कहने का कितना मतलब हाँ हर एक कितना सामान का कितना मूल्य था उस समय। हाँ कितना बड़ा क्रेज था मसालों को लेकर, कपड़ों को लेकर बहुत बड़ा क्रेज था। तो इससे अब समझ ये आया कि अगर मैं यहाँ की चीज़ें मतलब भारत से मसाला खरीद कर ले जाऊँ और यूरोप में ले जाकर बेच दूँ तो कितना अमीर हो सकता हूँ मैं, क्योंकि 60 गुना मुनाफा मिल रहा है। तो इस चीज़ को देखकर जो अंग्रेज लोग थे वो धीरे धीरे भारत शिफ्ट होने के बारे में अब सोच रहे थे। तो 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए। ये बेसिकली कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूर्वी देशों से, हम लोग पश्चिमी बोलते हैं, यूरोपियन को हम लोग पश्चिमी बोलते हैं और यूरोप वाले हमको बोलते हैं पूर्वी। तो पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए इसको बनाया गया 1599 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में मतलब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में स्थापित किया गया एलिजाबेथ के द्वारा। और फिर ये 1604 1613 तक भारत में एंट्री कर चुका है बढ़िया पैमाने पर, अच्छे तरीके से। सूरत में कई इलाकों में वो यहाँ पर आ चुके हैं भारत में। तो सबसे पहले अब चीज़ों को समझते हैं कि 1600 ईस्वी में स्थापित हो जाता है दिसंबर 1600 ईस्वी में। अब 1604-13 तक भारत में आकर व्यापार संतुलन बनाने के बारे में वो सोचने लगते हैं। तो भारत में उस समय बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। मुग़ल साम्राज्य स्टैंडर्ड थी, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी, वो बहुत सारे पैसे थे उनके पास। तो वो किसी को अलाउ नहीं किए कि आप तुमको नहीं रहने देंगे। हालांकि शुरुआती सालों में अलाउ नहीं मिला उन्हें कि आप रह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कई सालों बाद 1613 में आके उसे व्यापारिक अधिकार मिल गया। शाहजहाँ का उस समय दौर था और उसे मिल गया। तो उसे व्यापारिक पर जब जैसे ही व्यापारिक अधिकार मिला तो वो काम करना शुरू किए। इसमें भी एक छोटा सा मैं एक शेयर करना चाहूँगा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी कंपनियाँ आ रही हैं, चाहे ब्रिटेन से आ रही हैं, फ्रांस से आ रही हैं, डच की आ रही है, पुर्तगाल की आ रही है, जो भी कंपनियां भारत में आ रही हैं वो समुद्री इलाकों में, जैसे बंगाल के इलाकों में, दक्षिण भारत के समुद्री इलाकों में, केरल में, तमिलनाडु में, सिंध प्रांत में, इस इलाकों में रह रहे हैं। और ये जो इलाके हैं तो यहाँ से उन लोगों की, देखिए ये जो यूरोपियन देश है वो तो नाव से आ रहे हैं, समुद्री यात्रा से आ रहे हैं। भारत के पास पैसा है, कपड़ा है, मसाला है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वो भला दूसरे देश क्यों जाए? यहाँ पर जब हर चीज जरूरतमंद यहीं पर है तो दूसरे देश क्यों जाए? हाँ ये बात है। तो दूसरे देश क्यों जाए? तो दूसरे देश वो इसलिए नहीं जा रहे थे। तो दूसरे देश जब जा नहीं रहे तो बेशक की बात थी कि हमारे देश में नाव चालक या समुद्री यात्रा करने की जो क्षमता थी वो नहीं थी, क्योंकि हम जा ही नहीं रहे हैं किसी के पास, तो क्षमता बढ़ेगी कैसे? तो क्षमता किसके पास थी? यूरोपीय लोग जो समुद्र से यात्रा करके हमारे पास आ रहे थे, तो उन लोगों को समुद्र में आने जाने की क्षमता उन लोगों के पास महसूस था कि कैसे कैसे यात्रा करनी चाहिए, ये चीज़ें महसूस थी। तो ये जो पुर्तगाल है, तो जब भारतीय सामान जब पहुंचता था विदेशों के बाज़ार में, तो पुर्तगाल जो है सो समुद्र में लूटते थे, डाकू का काम करते थे, उनका प्रताड़न बहुत होता था। वो कहते थे इतना प्रतिशत मुनाफा दो, इसके बाद ही तुम्हारे सामान को जाने देंगे। तो ऐसा होता था उस समय, पुर्तगाल का नियंत्रण था। और जैसे ही अंग्रेजी लोग जब भारत से व्यापार करना शुरू किए, बाद में अब जो फ्रांसीसी हैं वो भी व्यापार शुरू किए, पुर्तगाली भी व्यापार शुरू किए, तो अब इन्हीं लोगों में झगड़ा होने लगा कि हमको करना है तो हमको करना है, मतलब एकाधिकार, मतलब मैं ही करूँगा, तुमको नहीं करने दूंगा, तुमको नहीं करने दूंगा, मतलब सिंगल, जिसे कहते हैं व्यापारीय एकाधिकार, वो स्थापित करने का प्रयास किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और जब हम देखते हैं तो फ्रांस के साथ सबसे पहले वहीं उसी के साथ युद्ध होता है ना, फर्स्ट एंग्लो और फ्रांस के बीच फ्रांसीसी युद्ध होता है, 3 फ्रांसीसी युद्ध होते हैं, फिर पुर्तगाल के बीच भी युद्ध होते हैं, डच लोग चले जाते हैं। तो इसी तरीके से जो ये सारी चीज़ें हैं वो अब जनरेट होना शुरू हो चुका है। तब तक देखिए 1613 तक तो कंपनियां आ गई हैं। अब कंपनियों का अपना एक केंद्र बन चुका है। जैसे ब्रिटेन की बात करें हैं
करते हैं तो वो जो है सो मद्रास के इलाके में, इसके बाद बंगाल में, इसके बाद मुंबई में, कलकत्ता में, ये सारे इलाके में जो है ये जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं वो आ चुकी हैं। इसके बाद जैसे पुर्तगाल की बात करें तो आज का जो अपना गोवा है वहाँ पर, यहाँ पर गोवा तो बहुत बाद तक कब्जा में रहा, 1762-63 तक ये कब्जा में था, 62 तक था पुर्तगाल के कब्जे में गोवा था। गोवा यानी बहुत ज़्यादा दिन तक यहाँ पर कब्जे में रह गए, हाँ, गुलाम रहे। तो फिर नेहरू जी के प्रयासों से वो गोवा को अपने भारत में मिलाया गया। तो ये भी एक अलग कहानी है, इस पर हम लोग हालांकि डिटेल से बात करेंगे। और फ्रांसीसी कंपनी भी थी। तो आज का जो हमारा पांडिचेरी है और ये जो चंद्रनगर वगैरह सब है बंगाल के, उस इलाका में जो ये फ्रांसीसी कंपनियां हैं वो जो है सो यहाँ पर आई थी। तो इस तरीके से उन लोगों के बीच में आपसी संघर्ष भी होते थे, वो लोग व्यापार भी करते थे। और आते आते 1707 तक आ गए। 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसी बीच वो छोटे छोटे इलाकों पर जहाँ पर मुगल साम्राज्य का सत्ता नहीं है, जहाँ पर छोटे साम्राज्य का सत्ता है, वहाँ पर इनका मूड ये रहता था कि हम इसे कब्जा कर लें, मतलब इस भूभाग पर कब्जा कर ले और यहीं के पैसों से मसाले और कपड़े खरीद ले और इसी पैसों को 50 पैसों से जो हमने खरीदा है और इसी सामान को हम दूसरे देश दे आए। तो इससे क्या हो गया कि इसका अपना पैसा तो बच गया, यहीं के पैसों से सामान खरीद कर आप दे रहे हैं तो आपका अपना पैसा, मतलब व्यापार तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, मुनाफा बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब छोटे छोटे संघर्ष में ये सफलता भी मिली इनको, तो पहला जो फ्रांसीसी युद्ध हुआ तो वहाँ पर हैदराबाद में कुछ इलाकों में उन्हें सफलता मिली और इसी इलाके में सफलता मिलने के बाद अंग्रेज़ धीरे धीरे अपना मूवमेंट, वर्चस्व आगे करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता जो है सो कमज़ोर होती जाती है मुगल साम्राज्य की, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है दूसरे चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ने लगते हैं, अंग्रेज़ों की व्यवस्थाएं बढ़ने लगते हैं, उनकी शासन व्यवस्था, उनकी नीति, उनके कानून व्यवस्था अपने अपने इलाकों पर बनने लगते हैं। हालांकि हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि बंगाल विजय क्या है, मतलब कैसे उन्होंने बंगाल को सबसे पहले जीता है ना, फिर दक्षिण भारत को कैसे जीता, मतलब अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे कब्जा किया, ये होल प्रोसेस हम अगले वीडियो में आखिर बात करेंगे इस पर। लेकिन ये जो हमारा ये जो मेन मुद्दा था, जो अंग्रेज़ लोग क्यों आए थे, तो अंग्रेज़ लोग व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे और व्यापार इसलिए करने आए थे क्योंकि वास्को डी गामा जो है यहाँ से 60 गुने के दामों में, 60 गुने अधिक दामों में यहाँ के सामानों को वो दूसरे देशों में जाकर बेच पाते थे और इसी को देखते हुए लोभ के कारण वो यहाँ पर आना चाहे और आया और मौका को, स्थिति को देखते हुए उन्होंने सीमावर्ती इलाकों पर सबसे पहले कब्जा किया। जो भारतीय सीमावर्ती इलाके हैं दक्षिण भारत के, तमिलनाडु के, अन्य चीज़ों के, वहाँ पर जाके उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया, अपनी शासन व्यवस्था कायम किया और 1750 आते आते भारतीय व्यवस्था कमज़ोर पूरी और उन्होंने कब्जा कर लिया। तो बेसिकली जो यहाँ पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के आने की जो चीज़ें हैं, ये लोग आए क्यों, इसकी एक कहानी। अब एक और कहानी समझिए कि आखिर मसाले का व्यापार ही क्यों, मसाला का ही व्यापार ही क्यों? जैसे कपड़ा तो कम ज़्यादा हर देश में बनता था, लेकिन भारतीय मसाला का क्रेज इतना ज़्यादा था, मतलब इतना ज़्यादा लोग उनको पसंद करते थे, मतलब बहुत हद तक लोग इसको पसंद करते हैं। आज भी भारतीय मसाला जो है ना हमारे नेचुरल चीज से बनता है, हाँ, प्रकृति का चीज है, उससे बनता है भारतीय मसाला। हाँ, मतलब वो इसीलिए इसको ज्यादा पसंद किया गया। जी। कर्नाटक को हम लोग मसालों का बाजार भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग मसाले का बाजार ही क्यों चुना, मसाले का बाजार इसलिए चुना, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं कि मसालों का बाजार इसलिए चुना क्योंकि यूरोप में भारी भूखमरी चल रही थी और यूरोप में जब भारी भूखमरी चल रही थी तो उसमें एक समस्या आ रही थी। वहाँ पर एक बार आलू का क्राइसिस आ गया, पाव रोटी के क्राइसिस आ गए, खाने पीने के क्राइसिस आ गए, तो लोग वहाँ पर जानवरों को मार मार कर खाने लगे। जानवरों को मार के, हाँ, जानवरों को, मांस को लोग वहाँ पर खाने लगे और मांस भी उनके देश में, यूरोप के कई देशों में जानवर थे ही नहीं, लोग जिंदा मर रहे थे। तो अब दूसरे देशों से जिंदा जानवर को लाए जाते थे, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कई जानवर लाने जाने में ही मर जाते थे और फिर उनके मांस को खाया जाता था। बीमारियां भी खूब होती थी, तो काहे कि मांस में ये गर्मी होती थी, तो गर्मी की वजह से वो ख़राब हो जाते थे और ख़राब होने की वजह से लोगों को बीमारियां खूब होती थी। तो
तो एक आविष्कार, जो आविष्कार की जो चीज़ें हैं, जो नई नई चीज़ें बेसिकली आने शुरू हुए, वो यहीं सबसे आने शुरू हुए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने जनरेटर में रेफ्रिजरेटर देखा होगा। जी जी, आजकल हाँ छोटा सा होता है, वो जनरेटर को हमेशा ठंडा रखता है। जी, तो रेफ्रिजरेटर, तो जब ये ठंडा रखता है बेसिकली, तो उसका आविष्कार उसी समय न हुआ, उसी समय हुआ पुनर्जागरण काल के। मांस जो मतलब खाते थे वो लोग, उसको ठंडा करने के लिए। हाँ, मतलब ये कि जैसे अब क्या होता था, समझिए इस चीज़ को, कि जैसे मान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका देशों से जानवर जाते थे, तो अफ्रीका से जानवर को ब्रिटेन पहुंचने में मान लीजिए कि 20 दिन का समय लगा, तो 20 दिन में जानवर भूखे प्यासे मर जाएंगे ना, मर जाएंगे, बिल्कुल। उसे खिलाया पिलाया तो नहीं जा रहा था, कौन खिलाएगा यात्रा में। तो अब ये हुआ कि जैसे ही रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ, तो यहाँ पे यहीं पर जानवरों को काट कर मांस बना लिया जाता था, रेफ्रिजरेटर लगा दिया जाता था, और मांस अब फ्रीजिंग हो जाता था, ठंडा ठंडा, और ठंडा रख के वहाँ पर ब्रिटेन या अन्य देशों में, यूरोप के अन्य देशों में भेजा जाता था। इससे एक नए रेवोल्यूशन सामने आए और व्यापार में रेवोल्यूशन आया, और लोग दूसरे देशों से कनेक्ट करना शुरू किया। तो जैसे ही ये मांस वहाँ पर जाने लगे, और मांस में जब भारतीय मसालों का इस्तेमाल होने लगा, तो इनकी स्वाद में 4 चांद लग गए। अच्छा। हाँ, जैसे ही इनका स्वाद बढ़ा तो इनका क्रेज बढ़ा, और क्रेज बढ़ा, और भारतीय जो मसाले हैं वो दुनिया में फैल गई, और कपड़े यहाँ के दुनिया में फैल गए, दोनों चीज़ कपड़े में फैल गए। हालांकि ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में जो कपड़ा का जो बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग हब था, उसे किस तरीके से समाप्त किया गया, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसी तरीके से पूरा होल प्रोसेस में ये चीज़ें सामने आई। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का इतना जवाब सफिशिएंट है। तो जी सर, जैसे आप ये अंग्रेज भारत क्यों आए, इस पे आप इतना अच्छा से समझाए हैं, ऐसे ही मतलब अगले एपिसोड में और बात करेंगे और क्वेश्चन की जवाब आपसे चाहेंगे जी। तो देखते रहिए आप लोग शान इंडिया। नमस्कार, और अगले एपिसोड का आप लोग वेट करिए, कल नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद।